दोस्तों अगला अपना केस आता है सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल सर्कुलर प्लेन, है ना। मतलब अभी तक हमने ऑब्जेक्ट को ऐसे घुमाया था इस तरह से, अब हम इस ऑब्जेक्ट को ऐसे घुमाएंगे, है ना। वर्टिकल मतलब जब वो ग्रेविटी के अगेंस्ट भी जाएगा और फिर वापस ग्रेविटी के अलोंग भी आएगा, है ना। मतलब ग्रेविटी उसको ऊपर जाने के दौरान तो अपोज करेगा और नीचे आने के दौरान सपोर्ट करेगा। हम उस केस की बात कर रहे हैं। तो देखो बच्चों, इस केस में जब हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को बॉटम पे हम इसको धक्का देंगे, हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को धक्का देंगे। अब दो केस अपन ले सकते हैं, है ना। वर्टिकल सर्कुलर मोशन के केस में अपने पास केस वन क्या आता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बाउंडेड टू मूव ऑन सर्कुलर पाथ। जब ऑब्जेक्ट जो है वो केवल सर्कुलर पाथ, उस रेडियस वाले पाथ पे ही मोशन कर सकता है, ना उससे अंदर जा सकता है ना उससे बाहर जा सकता है। मतलब ऑब्जेक्ट उस 2πr रेडियस वाले पाथ, आर रेडियस वाले पाथ पे ही घूमेगा, ना तो वो उससे अंदर हटेगा ना बाहर हटेगा, ठीक है। वो वाला केस। इसके एग्जांपल क्या होते हैं, एन ऑब्जेक्ट अटैच्ड ऑन वन एंड ऑफ मासलेस रॉड जिसकी लेंथ l है एंड अदर एंड इज हिंज्ड। हिंज्ड मतलब ठोक दिया कील से। तो एक रॉड को, जैसे मान लो ये रॉड है, इसको मान लो यहाँ एक ऑब्जेक्ट बांध दिया और इसको अपन धक्का देंगे तो ये ऐसे घूमती है ना, ये वाला केस। तो अगर आप कम स्पीड दोगे तो भी ऑब्जेक्ट अगर यहाँ आके रुक भी गया तो भी पलट के तो सर्कुलर पाथ पे ही नीचे आएगा ना। तो वो अगर ऑसिलेशन भी करेगा, इस तरह से झूला भी झूलेगा, तो भी वो सर्कुलर पाथ पे ही झूलेगा। यहाँ आके अगर ऑब्जेक्ट रुक भी गया तो भी वो ऐसे नीचे नहीं गिरेगा वर्टिकल, वो सर्कुलर पाथ पे ही नीचे गिरेगा, है ना। तो ये वाला केस जिसमें ऑब्जेक्ट जितना भी मोशन करेगा वो सर्कुलर पाथ पे ही करेगा। तो उसका एक एग्जांपल, ऑब्जेक्ट अटैच्ड ऑन वन एंड ऑफ मासलेस रॉड। मासलेस रॉड के एक एंड पे हमने ऑब्जेक्ट को अटैच कर दिया एंड अदर एंड इज हिंज्ड, और अदर एंड जो है उसका हमने वो एक जगह फिक्स कर दिया। दूसरा केस क्या आता है, स्मॉल रिंग इज अटैच्ड इन लार्जर रिंग, है ना। एक स्मॉल रिंग, एक छोटी सी रिंग है, ये छोटी सी रिंग, इसको मैंने एक बड़ी रिंग में फंसा दिया जिसकी रेडियस कितनी है r, और वो केवल इस रिंग में ही खिसक सकती है। ये दो केस। अब इसमें आप ऑब्जेक्ट को बॉटम पे कितनी स्पीड दो ताकि वो जस्ट टॉप पॉइंट पे पहुंच जाए, है ना। तो यहाँ पे देखना इस केसेस में स्पीड एट बॉटम must be sufficient to move object up to top point, up to top point, ठीक है। इसका मतलब वेलोसिटी एट टॉप पॉइंट 0 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। वेलोसिटी टॉप पॉइंट पे अब अगर ऑब्जेक्ट आके रुक भी गया तो भी वापस इनर्शिया की से थोड़ा सा तो आगे खिसकेगा, सही ना। अगर मान लो आप इस रिंग को झटका देते हो, यहाँ से धक्का देते हो, तो रिंग ऊपर आएगी ऊपर आएगी ऊपर आएगी ऊपर आएगी। यहाँ आके अगर वो रुक भी जाए, जस्ट एक इंस्टेंट के लिए रुक जाए, तो भी वो पलट के तो वापस आगे से ही आएगी ना। हाँ, ये मान लो कि पीछे भी आ सकती है, पर मान ले कि इनर्शिया की वजह से थोड़ी सी आगे चली जाएगी, वो थोड़ी सी आगे चलते फिर तो वापस नीचे ही आएगी वो। तो इस केस में टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। अब क्या लगा देता हूं मैं, एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन बिटवीन टॉप एंड बॉटम। तो देखो बॉटम और टॉप पे एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन लगाए तो क्या लगाएंगे, यहाँ पे टॉप पॉइंट पे तो वेलोसिटी 0 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए ना। तो देखो यहाँ पे इन दोनों पॉइंट के बीच में हाइट का डिफरेंस कितना है बेटा, 2r। तो इसका मतलब हाफ mvb स्क्वायर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाफ mvt स्क्वायर प्लस mgh। देखो टॉप पॉइंट पे कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों, और बॉटम पॉइंट पे केवल काइनेटिक एनर्जी। तो m से m तो कट जाएगा, तो vb स्क्वायर क्या आ जाएगा, vt स्क्वायर प्लस 2g, और डेल्टा एच कितना है बेटा, 2r, है ना। अब इससे आप vb की वैल्यू निकालोगे बेटा, तो यहाँ रख दो 0, क्योंकि vt तो 0 से ज़्यादा होना चाहिए, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 4gr। तो vb जो है वो 4gr या उससे ज़्यादा होना चाहिए। ओके बच्चों,
तो ये इस तरह से, मतलब बॉटम पॉइंट पे आपको कम से कम इतनी स्पीड तो देनी ही पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पे स्पीड किससे ज़्यादा होनी चाहिए, रूट ऑफ 4GR से, और यहाँ स्पीड किससे ज़्यादा होनी चाहिए, रूट ऑफ 4GL से, है ना। तो यहाँ बॉटम पॉइंट पे स्पीड, यहाँ आर का मतलब एल, लेंथ ऑफ रॉड, तो 4GL रूट 4GL से ज़्यादा स्पीड होनी चाहिए, और यहाँ रूट 4GR से ज़्यादा स्पीड होनी चाहिए बॉटम पॉइंट पे, तब जा कर के ऑब्जेक्ट अपना सर्कुलर पाथ कंप्लीट कर पाएगा, है ना बेटा। तो इस कंसेप्ट को ध्यान से समझो। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है, अगर आप रूट 4GR से कम स्पीड देते हो तो भी क्या होगा, कुछ नहीं, वो यहाँ आके रुक गया तो भी पलट के तो ऐसे ही नीचे आएगा, यहाँ आके भी रुका तो भी पलट के ऐसे ही नीचे आएगा, इतनी दे दी तो वो टॉप पॉइंट पे पहुंच जाएगा, इससे भी ज़्यादा दी तो भी टॉप पॉइंट पे पहुंचेगा, और टॉप पॉइंट की स्पीड 0 से ज़्यादा आएगी फिर, है ना बच्चों। तो इस तरह से ये पहला केस होता है जब ऑब्जेक्ट जो है वो बाउंडेड टू मूव इन सर्कुलर पाथ, है ना। ऑब्जेक्ट को अपन ने बांध रखा है, वो सर्कुलर पाथ पे ही जा सकता है। अब देखो रिंग फंसी हुई ना, ये ना तो अंदर जा सकती है ना बाहर जा सकती है, आएगी तो केवल इस बाउंड्री पे ही चलेगी बस, है ना, इस वजह से। तो बच्चों लिखो इसके नोट्स, आप कंप्लीट करो यहाँ तक। देखो बच्चों अगला जो केस आता है केस 2। केस 2 क्या है, जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो अपने सर्कुलर पाथ को छोड़ सकता है बिफोर रीचिंग टॉप पॉइंट। अब सर्कुलर पाथ को छोड़ने वाला केस रॉड से बांधोगे तब तो छोड़ेगा नहीं वो, जैसे पिछले 2 केस थे वो तो ऑब्जेक्ट 2πr सर्कमफ्रेंस पे मूव करने के लिए बाउंडेड था। लेकिन यहाँ पे सोचो अगर हम एक ऑब्जेक्ट को रस्सी से बांधें, अब रस्सी तो ढीली पड़ सकती है ना, पहले वाले केस में रॉड थी, रॉड तो ढीली पड़ेगी नहीं, लेकिन रस्सी ढीली हो सकती है। तो अगर मान लो ऑब्जेक्ट टॉप पॉइंट पे पहुंचे उससे पहले ही रस्सी ढीली पड़ जाए, है ना, मान लो आपने इसको यहाँ से कुछ बॉटम पॉइंट पे वेलोसिटी दी, अब वेलोसिटी आपने दी, वेलोसिटी मान लो आपने कम दी तो ऑब्जेक्ट इसे झूला झूलेगा, है ना, तब तो वो सर्कुलर पाथ पे चल रहा है। और ज़्यादा वेलोसिटी दोगे तो यहाँ तक आ गया, अब यहाँ आने के बाद रस्सी ढीली पड़ जाएगी तो क्या होगा, फिर वो इस पाथ को छोड़ के प्रोजेक्टाइल मोशन करने लगेगा, है ना। तो रस्सी ढीली पड़ जाएगी तो फिर वो टॉप पॉइंट पे नहीं पहुंचेगा, वो उसके नीचे से निकल जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए, है ना। तो हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट सेफली टॉप पॉइंट तक पहुंच जाए। टॉप पॉइंट पे सोचो अगर ऑब्जेक्ट पहुंच जाएगा, जैसे मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ टॉप पॉइंट पे आ गया, अब टॉप पॉइंट पे अगर टेंशन 0 हो भी जाए, मतलब टॉप पॉइंट पे आने के बाद अगर रस्सी ढीली पड़ भी जाए तो भी क्या दिक्कत है, ऑब्जेक्ट तो पहुंच ही गया ना टॉप पॉइंट पे, तो उसके बाद तो वो आगे जाने ही जाना है, क्योंकि टॉप पॉइंट पे अगर टेंशन 0 हो गया तो भी स्पीड तो 0 होगी नहीं। तो देखो टॉप पॉइंट पे टेंशन की डायरेक्शन किधर आएगी रस्सी में, नीचे की ओर। mg किधर लग रहा है, mg तो हमेशा नीचे ही लगता है बेटा। और इसमें स्पीड की डायरेक्शन क्या आ जाएगी इस केस में, देखो स्पीड जो आएगी वो इस तरह से, मान लो ऑब्जेक्ट इस तरह से आ रहा है, तो इस केस में टेंशन जो है वो कहीं भी 0 नहीं होना चाहिए, स्ट्रिंग मस्ट नॉट स्लेक, ये कंडीशन होती है ना। सर्कुलर मोशन कंप्लीट होने की कंडीशन क्या है कि स्ट्रिंग स्लेक नहीं होनी चाहिए, ढीली नहीं पड़नी चाहिए। मतलब क्या हुआ, टेंशन कैन नेवर बी 0 एनीवेयर, टेंशन कहीं भी 0 नहीं हो सकता, बट टेंशन में बी 0 एट टॉप पॉइंट, है ना। टॉप पॉइंट पे टेंशन 0 हो सकता है फॉर एन इंस्टेंट, खाली उस टॉप पॉइंट पे ही हो सकता है। तो अगर टॉप पॉइंट पे टेंशन 0 कर भी दिया तो फिर mg सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करेगा ना, देखो ये सेंटर की तरफ लग रहा है, लग तो दोनों रहे, अगर दो ये भी 0 नहीं होगा तो ये दोनों मिलकर सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करेंगे, ये 0 हो गया तो अकेला mg सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करेगा, तो mg प्रोवाइड सेंट्रीपिटल। इक्वेशन लगा दी, सेंट्रीपिटल क्या होता है mv²/r, v कौन सा टॉप पॉइंट पे, है ना। और ये मिनिमम स्पीड है क्योंकि आप mg को तो कम कर ही नहीं सकते ना, इतना सेंट्रीपिटल तो मिलना ही मिलना है ना। टेंशन हुआ तो और सेंट्रीपिटल मिलेगा लेकिन इतना तो मिलना ही मिलना है। इसका मतलब कि टॉप पॉइंट पे मिनिमम स्पीड कितनी आएगी बेटा, रूट ऑफ GR, ठीक है। अब अगर टॉप पॉइंट पे मिनिमम स्पीड है तो वापस जब ये बॉटम पॉइंट पे आएगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी ना, देखो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी ना इस केस में। तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो देखो यहाँ पर इनिशियल काइनेटिक और पोटेंशियल मिलके किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फाइनल काइनेटिक में। तो VB² = VT² + 2G 2H डेल्टा H, डेल्टा H कितना है बेटा, देखो डेल्टा H = 2R, रेडियस डायमीटर जितना हाइट का चेंज होगा इसमें, तो डेल्टा H, तो यहाँ वैल्यू डाल दो, VT की वैल्यू यहाँ से GR, 2G, डेल्टा H की वैल्यू 2R। सॉल्व करने पे कितना आया, मिनिमम वैल्यू बॉटम पॉइंट पे स्पीड की कितनी आएगी, रूट ऑफ 5GR,
कितनी आएगी बेटा, रूट ऑफ 5GR। ये मिनिमम स्पीड है, मतलब आपको इतनी मिनिमम स्पीड से धक्का देना ही पड़ेगा ऑब्जेक्ट को। तो बॉटम पॉइंट पे स्पीड होनी चाहिए रूट 5GR से ज़्यादा, ठीक है। टॉप पॉइंट पे स्पीड होनी चाहिए रूट GR से ज़्यादा, है ना। अब यहाँ पे देखो बॉटम पॉइंट पे टेंशन की डायरेक्शन किधर लगती है, टेंशन तो हमेशा रस्सी के अलोंग लगेगा ना, मतलब सेंटर की तरफ। mg किधर लग रहा है, mg तो वर्टिकली डाउन लगता है। अब देखो सेंटर की तरफ कौन है, टेंशन, mg तो सेंटर से दूर है ना, मतलब टेंशन जो है वो mg को बैलेंस करेगा। उसके बाद जो बचा वो सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर देगा। तो T बॉटम पॉइंट पे जो टेंशन है उसमें से mg को माइनस कर दो, फिर जो बचा वो प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। तो TB माइनस mg इज mvb स्क्वायर बाई आर। vb की वैल्यू कितनी है, कम से कम 5GR। अब मैंने बॉटम पॉइंट पे स्पीड की मिनिमम वैल्यू रखी तो मेरा टेंशन भी मिनिमम आ गया, कितना, 6 mg। मतलब इतना टेंशन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अगर आप बॉटम पॉइंट पे इससे ज़्यादा स्पीड देते हो तो ये चीज़ भी बढ़ेगी, टेंशन भी बढ़ेगा, टॉप पॉइंट का टेंशन भी बढ़ेगा, बट डिफरेंस हमेशा 6 mg रहेगा, है ना। इफ वी बॉटम ग्रेटर देन रूट 5GR, अगर बॉटम पॉइंट पे आप स्पीड को रूट 5GR से भी ज़्यादा रखते हो, देन ऑल्सो टी बॉटम माइनस टी टॉप इक्वल्स टू 6 mg। ये डिफरेंस हमेशा सेम रहता है ना। अगर आप बॉटम पॉइंट पे ज़्यादा स्पीड भी दे दोगे, है ना, रूट 5GR तो कम से कम चाहिए, उससे भी ज़्यादा दे दी ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें टेंशन जो है वो अभी भी 6 mg तो लगता ही रहे। डिफरेंस जो है टेंशन का बॉटम पॉइंट और टॉप पॉइंट पे टेंशन का डिफरेंस तो 6 mg हमेशा रहेगा। ओके बेटा, आपको ये कंडीशंस याद रखनी है बच्चों, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। तो ये कंडीशंस ध्यान रखना। और मैंने कौन कौन सी इक्वेशन लगाई, मैंने एक तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन लगाई, है ना, और एक ये एनर्जी इक्वेशन लगाई, उसी से मेरे रिजल्ट आए। तो ध्यान रखना सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन और एनर्जी इक्वेशन हमारे लिए काम की होती है। ओके बेटा, ये अपना वर्टिकल सर्कुलर मोशन का केस, जिसमें हमने ये देखा कि रस्सी कभी भी स्लैक नहीं होनी चाहिए ड्यूरिंग द मोशन। अगर स्लैक पड़ जाएगी बीच में, रस्सी अगर ढीली पड़ जाएगी तो ऑब्जेक्ट अपने सर्कुलर पाथ को छोड़ देगा, है ना, और रस्सी ढीली पड़ती टेंशन जीरो हो जाता है। तो अगर ढीली पड़नी भी है तो तब हो जब वो टॉप पॉइंट पे पहुंच चुका है। अगर एक इंस्टेंट के लिए वहां पे रस्सी ढीली पड़ भी जाए तो भी स्पीड तो है ना, इसलिए ऑब्जेक्ट आगे मोशन करेगा ही करेगा। ओके बेटा, तो ये कंडीशंस ध्यान रखना है, लिखो यहां तक। बच्चों अब इसी थ्योरी को हम समझते हैं और इसमें हम एक क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे जो अपने थ्योरी में पढ़े हैं। तो देखो, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना दिया है 2 kg, इसको एक रस्सी से बांधा है जिसकी लेंथ कितनी दी हुई है 50 सेंटीमीटर। फाइंड मिनिमम स्पीड एट बॉटम सो इट कैन कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन, है ना। तो देखो, अब आपसे पूछा है कि बॉटम पे मिनिमम स्पीड कितनी हो ताकि वो ऑब्जेक्ट अपने सर्कुलर पाथ को पूरा कर सके। तो यहाँ आर का मतलब कितना है बेटा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो वी बॉटम कितना होना चाहिए, कम से कम रूट 5GR से ज़्यादा। तो यहाँ पे वी बॉटम रूट ऑफ 5GR से ज़्यादा होना चाहिए। आर का मतलब है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो देखो बेटा 5G की वैल्यू 10, लेंथ जो है ना उसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। 50 सेंटीमीटर कितना होता है, ये होता है हाफ मीटर। तो देखो बेटा ये कितना आ जाएगा, रूट ऑफ 25, इसका मतलब 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब कम से कम 5 की स्पीड तो देनी पड़ेगी, अदरवाइज वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं करेगा, है ना। फिर अगले क्वेश्चन में देखो उसी से रिलेटेड है, वो बोल रहे हैं कि अगर आप 10 की स्पीड देते हो तो क्या होगा। देखो ये मिनिमम स्पीड होती है, 5 तो देना ही देना है, इससे ज़्यादा आप कितनी भी दो कोई दिक्कत नहीं। तो सोचो अगर आप 10 की स्पीड दे देते हो तो फिर क्या होगा, वो पूछ रहे हैं टेंशन एट बॉटम बताओ। तो देखो बॉटम पॉइंट पे टेंशन कैसे निकालना है बेटा, रस्सी का टेंशन जो है वो अंदर की तरफ लगेगा, सेंटर की तरफ, है ना, और mg जो है वो बाहर की तरफ लगेगा और इसका वेलोसिटी इस तरफ है। अब बताओ सेंट्रीपिटल कौन प्रोवाइड करेगा, टेंशन एट बॉटम माइनस mg
इज mv²/r। इसको हम बोलते हैं बेटा FC इक्वेशन। अब बॉटम पॉइंट पे टेंशन कितना है ये तो बताना है। mg कितना हो जाएगा 20, m का वैल्यू कितनी दी बेटा 2v²/r। तो कितना हो जाएगा बेटा टेंशन एट बॉटम इज 420 न्यूटन। फिर क्या पूछा आपसे स्पीड एट टॉप। तो देखो जब ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक आएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी ना, तो हाफ mvb² इक्वल्स टू हाफ mvt² प्लस mg∆h। एनर्जी इक्वेशन यही तो बनाई थी अपन ने, m से m काटो बेटा, तो vt क्या आ जाएगा vb² माइनस 4gr। ∆h की वैल्यू 2r के बराबर हो जाएगी। तो देखो बेटा vb² कितना हो जाएगा 100 माइनस 4 इंटू 10 इंटू 1/2। दिस इज व्हाट बेटा √80। तो टॉप पॉइंट पे स्पीड कितनी होगी √80, है ना। ये भी आसान है बिल्कुल। कंसेप्ट आपको ये ध्यान रखना है कि हमें कौन सी इक्वेशंस बनानी है। ये इक्वेशन काम की है ना। कैलकुलेशन कभी इंपॉर्टेंट नहीं होती, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होता है। आप कंसेप्ट को पकड़ो। FC इक्वेशन के बाद अगली क्या बनाई मैंने एनर्जी इक्वेशन। तो जब भी टेंशन बताना हो FC इक्वेशन बनाओ, स्पीड बतानी हो तो एनर्जी इक्वेशन बनाओ, ठीक है। अब टेंशन एट टॉप पूछा है। अब देखो टॉप पॉइंट पे जब ऑब्जेक्ट होगा तो देखो उसको टेंशन कौन तो अंदर की तरफ लगेगा, mg भी अंदर की तरफ लगेगा और vt इस तरफ है। अब देखो दोनों ही सेंटर की तरफ लग रहे हैं, मतलब दोनों ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो टेंशन एट टॉप प्लस mg इज mvt²/r। बस वैल्यू डालनी बेटा अब यहाँ पे प्लस 20 280 1/2। तो देखो टेंशन एट टॉप कितना हो जाएगा 300 न्यूटन। पता है एक और चीज़ क्या समझ में आ रही है, एक और चीज़ देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है TB माइनस TT। 420 माइनस 300 120। 120 कितना होता है 6 इंटू 20 मतलब कि 6 mg। तो देखो इन दोनों का डिफरेंस जो है बॉटम पॉइंट और टॉप पॉइंट पे टेंशन का वो 6 mg के बराबर आ रहा है। ये तो मैंने आपको बताया था ना कि अगर आप कम स्पीड दोगे तो भी वो डिफरेंस √5gr से ज़्यादा स्पीड दोगे तो भी डिफरेंस तो 6 mg का ही रहेगा। ये तो मैंने आपको बताया भी था ना। तो इस तरह से अपना ये कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होता है। ओके बेटा, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को भी तो लिखें आप यहाँ तक। ये क्वेश्चन काफ़ी कंसेप्चुअल है, इसमें मैंने आपको जो डेरिवेशन की स्टेप्स है वो काम में लेना सिखाया है और डायरेक्ट क्वेश्चन तो बनते ही है खैर। ओके बेटा दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है जिसमें आपको बोला है कि आपको बॉटम पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी देनी है ताकि स्ट्रिंग जस्ट हॉरिजॉन्टल हो जाए। स्ट्रिंग बिकम्स हॉरिजॉन्टल। जस्ट हॉरिजॉन्टल होने का मतलब क्या है, जस्ट का मतलब क्या है V फाइनल 0। मतलब आपको अब पूरा सर्कल नहीं घुमाना है, आपको खाली इस रस्सी को ऐसा करना है बस। ऑब्जेक्ट बस यहाँ तक आ जाए और यहाँ के रुक जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस केस में देखो बच्चों, ऑब्जेक्ट की हाइट में जो चेंज होगा वो कितना होगा, खाली लेंथ के बराबर। तो इस केस में सिंपल एनर्जी इक्वेशन लगाओ। बॉटम पॉइंट पे कौन सी एनर्जी है और फाइनल एनर्जी mg∆h। बॉटम पॉइंट पे अब आपको इसमें स्पीड बताना है तो वो कितना हो जाएगा V फाइनल² प्लस 2g∆h। फाइनल स्पीड तो आपको 0 करनी है, जस्ट बॉटम पॉइंट से यहाँ तक लाना है बस, है ना। तो जब वो यहाँ पे आएगा तो और ऊपर नहीं जाएगा, मतलब यहाँ स्पीड 0 कर दो, वहाँ पे वो एक इंस्टेंट के लिए रुक गया, इसका मतलब है ना। 2g∆h कितना है L, तो VB कितना हो जाएगा √2gl। दैट्स ऑल। ये हो जाएगी एनर्जी इक्वेशन इस तरह से। इसमें कोई कंफ्यूजन, तो इस तरह से एनर्जी इक्वेशन बनती है। ध्यान रखना एनर्जी इक्वेशन का मतलब √2gl यहाँ पे अपना आंसर बनेगा। ओके बेटा, तो बस हमने क्या किया, यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी थी उसको सारी को पोटेंशियल में कन्वर्ट करवा दिया तो अपना आंसर आ गया। ये एनर्जी इक्वेशन यहाँ पे हमारा कंसेप्ट था। ओके बेटा, कोई कंफ्यूजन इसमें? बच्चों, हमारा अगला सेगमेंट इसी में जो चल रहा है, इसी में हमारा अगला एग्जाम्पल आता है ऑब्जेक्ट ऑन वर्टिकल सर्कुलर सरफेस। अगर ऑब्जेक्ट वर्टिकल सर्कुलर सरफेस पे होगा, है ना,
तो उस केस में भी बिल्कुल पहले जैसे केस बनेगा कि एक कॉन्टैक्ट रिमूव कर सकता है। जिससे पहले रस्सी से बंधा हुआ ऑब्जेक्ट था ना, बिल्कुल वैसे ही केस है। तो इस केस में केवल क्या ध्यान रखना है, जो रस्सी के केस में टेंशन काम कर रहा था वो काम हमें सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन कर देगा, है ना। तो टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन, टू कंप्लीट VCM, कंडीशन क्या बनेगी VCM कंप्लीट करने के लिए? VCM कंप्लीट करने के लिए कंडीशन बनेगी बॉटम पे जो नॉर्मल है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 6 mg, टॉप पे जो नॉर्मल है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, वेलोसिटी बॉटम क्या होना चाहिए रूट ऑफ 5gr, और टॉप पे वेलोसिटी क्या होना चाहिए रूट ऑफ gr, उससे ज़्यादा। ये बिल्कुल सेम रिजल्ट, केवल क्या करना है, यही रिजल्ट वहाँ पे आया था अपने, केवल वहाँ हम टेंशन यूज़ करते थे, यहाँ नॉर्मल यूज़ कर रहे हैं, इतना सा फ़र्क है बस, और कुछ भी फ़र्क नहीं है, है ना। तो इस तरह से ध्यान रखना, बिल्कुल सेम केस है ये भी। यहाँ भी ऑब्जेक्ट को अगर आप इनसफिशिएंट स्पीड दो तो हो सकता है यहाँ आने के बाद नॉर्मल रिएक्शन ख़त्म हो जाए और ऑब्जेक्ट पैराबोलिक पाथ पे मोशन करने लग जाए, प्रोजेक्टाइल मोशन उसके बाद। तो हमें पूरा पाथ अगर कंप्लीट करवाना है तो बॉटम पॉइंट पे रूट 5gr तो देना ही पड़ेगा। ओके बेटा, तो ये हमारा केस यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो कि एक इस तरह से इंक्लाइंड सरफेस और फिर यहाँ पे हमने सर्कुलर पाथ इसको दे दिया। आपसे ये पूछा जाएगा कि एक ऑब्जेक्ट को अगर हम रिलीज़ कर रहे हैं तो उसकी इनिशियल हाइट h कितनी हो ताकि वो इस r रेडियस के सर्कल पे कंप्लीट मोशन कर सके, है ना। इसकी इनिशियल स्पीड 0, ठीक है। तो ये देखो इसमें लैंग्वेज क्या है, फाइंड h सो दैट इट में कंप्लीट VCM। तो इसका मतलब जब ये स्लाइड करता हुआ, देखो फ्रिक्शनलेस सरफेस है ना, तो ये जब ये स्लाइड करता हुआ यहाँ तक आएगा तो यहाँ तक आने के बाद जो इसकी स्पीड बने, बॉटम पॉइंट पे जो स्पीड बने वो कितनी बनेगी √2gh, एनर्जी कंजर्वेशन से, है ना। तो देखो मैं इसको अब यहाँ पे आपके सामने लिख रहा हूँ, ये B पॉइंट मान लेते हैं, इसको A पॉइंट मान लेते हैं और ये h हाइट। तो जब ये ऑब्जेक्ट स्लाइड करना शुरू होगा A टू B के दौरान क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में, यानी कि mgh कन्वर्ट होगा हाफ mv² में, मतलब वेलोसिटी आएगी √2gh, ठीक है। अब सर्कुलर मोशन पूरी होने की कंडीशन क्या है, फॉर कंप्लीटिंग VCM क्या होना चाहिए, वेलोसिटी एट बॉटम रूट ऑफ 5gr से कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, है ना। इसका मतलब √2gh मस्ट बी ग्रेटर देन रूट ऑफ 5gr, इसका मतलब रूट ग्रेटर देन 5/2r, मतलब रेडियस का 2.5 गुना, रेडियस जितनी है उससे 2.5 गुना हाइट से छोड़ोगे तो ऑब्जेक्ट यहाँ से जाके पूरा यहाँ से भी इस टॉप पॉइंट को भी पार कर जाएगा। अगर आपने इसमें 2.5 गुना से कम स्पीड रखी तो फिर वो टॉप पॉइंट को पार नहीं कर पाएगा, फिर वो बीच में ही कहीं रह के या तो पाथ छोड़ देगा या फिर पलट के आ जाएगा, है ना। तो कम से कम 2.5 गुना, रेडियस का 2.5 गुना इतनी हाइट तो रखनी पड़ेगी, तब जाके ऑब्जेक्ट अपने सर्कुलर पाथ को कंप्लीट कर पाएगा। ये क्वेश्चन नीट में 2 बार पूछा गया, पता है, इतना काम का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2 बार नीट में पूछा और दोनों बार मैंने नोट्स में करवा रखा था बच्चों को क्वेश्चन, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी काम का है, और 2 बार मैंने नोट्स में करवाया था उन दोनों साल, और साल भी नीट में आया था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ना। तो ये क्वेश्चन जिसमें आपसे हाइट पूछी कि कितना यहाँ पे हाइट हो ताकि ऑब्जेक्ट VCM कंप्लीट कर सके। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह के 2 पुल दिए हुए आपको बताना दोनों के केस में नॉर्मल रिएक्शन क्या है। एक m मास का व्हीकल जो है वो v स्पीड से इस रोड को क्रॉस कर रहा है, आपको दोनों केस में नॉर्मल रिएक्शन बताना है। आपको क्या बताना बेटा, दोनों केस में नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बतानी है, और m मास का व्हीकल जो है वो v स्पीड से क्रॉस कर रहा है। तो केस 1 और केस 2। अब देखो दोनों केस में आपको नॉर्मल रिएक्शन बताना है। अब आप यहाँ देखो कि हमेशा ध्यान रखना जिधर सेंटर है ना उस तरफ फोर्स डोमिनेट करना चाहिए, जिधर सेंटर है उस तरफ फोर्स डोमिनेट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें सेंट्रीपिटल फोर्स भी तो चाहिए। फाइंड नॉर्मल। तो देखो पहले वाले केस में mg तो हमेशा नीचे लगेगा, ये तो हमें पता ही है,
ऑब्जेक्ट चाहे किसी भी सरफेस पे, mg हमेशा नीचे लगता है, नॉर्मल हमेशा सरफेस लगाती है, तो देखो सरफेस ऐसे लगाएगी, है ना, नॉर्मल हमेशा सरफेस लगाती है ना, तो नॉर्मल यहाँ सरफेस लगाएगी, इसको n1 मान लो, इसको n2 मान लो। अब सेंटर किधर है, पहले देखो सरफेस का सेंटर किधर है, देखो इस सर्किल का सेंटर यहाँ कहीं होगा, इस सर्किल का सेंटर यहाँ कहीं होगा, है ना, तो जहाँ सेंटर होगा वो फोर्स डोमिनेटिंग हो, जहाँ सेंटर होगा वो फोर्स डोमिनेटिंग होना चाहिए। इसका मतलब कि फॉर केस 1 FC इक्वेशन लगाओ, यहाँ पे कौन प्रोवाइड करेगा, N1 माइनस mg ही क्या प्रोवाइड करेगा, FC, मतलब कि N1 माइनस mg इज mv स्क्वायर बाई r। यहाँ कौन प्रोवाइड करेगा, mg माइनस नॉर्मल, देखो mg सेंटर की तरफ है ना, तो इसको बड़ा होना पड़ेगा, ये प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, तो mg माइनस n2 इज mv स्क्वायर बाई r। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, n1 की वैल्यू आएगी mg प्लस mv स्क्वायर बाई r, और n2 की वैल्यू आएगी mg माइनस mv स्क्वायर बाई r। तो देखो एक केस में तो नॉर्मल रिएक्शन mg से भी ज़्यादा है, और एक केस में नॉर्मल रिएक्शन mg से कम है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे mg जो है वो सेंटर की तरफ लग रहा है, तो नॉर्मल तो सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट काम कर रहा है ना, और यहाँ नॉर्मल आना ही पड़ेगा क्योंकि mg तो सेंट्रीपिटल में रोल ही प्ले नहीं कर रहा है। जो भी टर्न, अब देखो इसको मुड़ना भी तो यूं ऐसे, तो मुड़ना है तो इस केस में हमेशा नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा होगा। मतलब पता है गाड़ी कांटेक्ट खत्म होने के चांस कहाँ होंगे, यहाँ पे अगर मान लो स्पीड बढ़ाओगे तो नॉर्मल रिएक्शन घटेगा, इसका मतलब मैक्सिमम सेफ स्पीड के लिए नॉर्मल हमेशा ज़्यादा होना चाहिए 0 या उससे, मतलब कि v हमेशा ज़्यादा होना चाहिए √gr से। मैक्सिमम सेफ स्पीड का मतलब गाड़ी सड़क के कांटेक्ट में रहे, कभी भी कांटेक्ट ख़त्म ना हो, तो इसके लिए वेलोसिटी हमेशा √gr से ज़्यादा होनी चाहिए। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट, क्योंकि अगर वेलोसिटी कम होनी चाहिए, वेलोसिटी √gr से कम होनी चाहिए, वेलोसिटी अगर इससे कम ज़्यादा हुई तो फिर ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन करने लग जाएगा, है ना। ब्रेकर याद रखो, स्पीड ब्रेकर आते हैं ना रोड पे, वहाँ पे हमें एक पर्टिकुलर स्पीड से क्रॉस करना होता है। अगर मान लो हम स्पीड ब्रेकर को ज़्यादा स्पीड से क्रॉस करें तो क्या होता है, गाड़ी उछल जाएगी, है ना, हम नहीं चाहते वैसा हो। तो इस तरह से ध्यान रखना, ये कंसेप्ट होता है बेसिकली कि हमें स्पीड ब्रेकर में जो स्पीड लिमिट होती है कौन डिसाइड करता है, रेडियस। तो जितना छोटा ब्रेकर होगा उतनी स्पीड कम, जितना बड़ा ब्रेकर होगा उतनी स्पीड ज़्यादा रख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये कंसेप्ट ना, इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, लिखें आप लोग।